नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बड़े मियां छोटी मियां मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में सेना के जवानों की टुकड़ी एक बहुत ही कीमती पार्सल जो है वो सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है। यह पार्सल इतना कीमती है कि अगर गलत इंसान के हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ सकता है और पूरा हिंदुस्तान भी तबाह हो सकता है। आखिर इस पार्सल में ऐसा है क्या, वो हमें थोड़ी देर में ही मालूम चलेगा। तो जब जवान इस कीमती पार्सल को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं, तभी इस टुकड़ी पर हमला हो जाता है और बहुत सारे इनकमिंग मिसाइल से सारे रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस वजह से जवान जो है वो पूरी तरह से फंस जाते हैं और वो इनका सामना नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है एक भारी भरकम कद काठी वाला मास्क मैन की। तो मास्क मैन उस पार्सल को अपने कब्जे में कर लेता है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए वो यहाँ पर पूरी भारत सरकार के सामने एक मैसेज भी छोड़कर जाता है, और वो मैसेज कम बल्कि एक चेतावनी थी। वो मास्क मैन इंडियन गवर्नमेंट को एक वार्निंग देता है और कहता है कि 3 दिन में अगर वो उसे पकड़ सके तो पकड़ ले, वरना वो पूरे इंडिया को तबाह कर देगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती पार्सल है, और अगर वो पार्सल उनके पास नहीं रहा तो सचमुच पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो उस पार्सल को वापस लाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से कर्नल आजाद के पास थी, और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम खटक रहे थे, और वो नाम थे राकेश और फिरोज। और पूरी दुनिया उन्हें रॉकी और फ्रेडी कहकर पुकारते हैं। लेकिन 7 साल पहले उन दोनों का ही कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। वो वजह क्या थी वो भी हमें थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगी। लेकिन आजाद सर को सिर्फ एक बात मालूम है कि अगर ये काम कोई कर सकते हैं तो वो रॉकी और फ्रेडी ही हैं। इसलिए आजाद सर यहाँ पर उन दोनों के एक मिशन के बारे में मीसा को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि 7 साल पहले उन दोनों को एक ऐसे मिशन के लिए भेजा गया था जहाँ पर कि कुछ लोगों ने हमारे लोगों को बंदी बना लिया था, और लोगों के पास सैकड़ों की तादाद में विलन थे और हमारे पास सिर्फ रॉकी और फ्रेडी ही थे। तो रात के समय में इन दोनों ने उस मिशन को अंजाम दिया और बहुत ही बहादुरी से उन लोगों का सफाया किया, और जो लोग बंदी थे उन्हें भी सुरक्षित रूप से यहाँ से छुड़ाया गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, और अब पूरी जवाबदारी मीसा के ऊपर है कि वो जाए और जाके फिरोज और राकेश को अपनी टीम में वापस बुलाए। सबसे पहले वो रॉकी के पास जाती है, लेकिन रॉकी तो पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है, और उसे ये बात भी मालूम है कि फिरोज सर इसके लिए नहीं मानेंगे। रॉकी कहता है कि फ्रेडी में बहुत एटीट्यूड है और वो इस मिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। कोर्ट मार्शल हो जाने के बाद रॉकी जो है वो फायर ब्रिगेड में काम करने लगा था, तो वहीं फ्रेडी जो है वो ऑयल कंपनी में काम करता था। तो यहाँ से मीसा और रॉकी जो है वो फ्रेडी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि फ्रेडी साफ मना कर देता है कि वो आगे से उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे बेइज्जत करके आर्मी से निकाला गया था। रॉकी कहता है कि भले ही हमें कोर्ट मार्शल करके आर्मी से निकाला गया हो, लेकिन आज देश को हमारी जरूरत है। लेकिन फ्रेडी अपने बयान से नहीं बदलता है और कहता है कि वो नहीं आने वाला है। तो अब इस मिशन को रॉकी और मीसा दोनों ही कंप्लीट करने वाले थे, इसलिए वो लंदन पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि इंडिया से वो पार्सल जो है वो लंदन गया है। वहां पर वो पैम नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि एक हैकर है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। मीसा लंदन में एक छोटी सी टीम बनाती है, जिसमें वो पैम के कुछ लोगों की मदद भी लेती है। तो रॉकी और उसकी सारी टीम मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। तो उन्हें एक बात तो मालूम चल चुकी थी कि मेट्रो के नीचे एक सुरंग है, और उसी सुरंग में एक बॉल्ट है, और उसी बॉल्ट में उस पार्सल को रखा गया है। लेकिन वहां पर इतनी कड़ी निगरानी है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो एक सॉलिड प्लानिंग करते हैं और वहां तक जाने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। रॉकी जैसे तैसे करके वहां पहुंच जाता है और कई सारे विलनों से फाइट भी करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ऑलमोस्ट सभी को मार देता है। लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है, और लास्ट में जब उसे वो लोग मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फ्रेडी की, और वो यहाँ पर आते से ही सभी को मारने लगता है, और इस तरह से उसने रॉकी की पूरी टीम की जान बचा ली थी। जिसके बाद वो लोग उस बॉल्ट के अंदर घुसते हैं, जहाँ पर कि पार्सल के रूप में हमें मालूम चलता है कि वो कोई चीज़ नहीं है बल्कि एक औरत है, और उस औरत का नाम है प्रिया। और प्रिया को फ्रेडी और रॉकी जो है वो पहले से ही जानते हैं, और दरअसल में फ्रेडी की तो प्रिया से सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट मार्शल के बाद वो सगाई टूट भी गई थी। तो प्रिया यहाँ पर सच्चाई बताती है कि आखिर पार्सल के रूप में वो यहाँ पर कैसे।
तो वो बताती है कि हमने इंडिया के लिए एक कवच तैयार किया था। वो बताती है कि जिससे कि कोई भी देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। अगर कोई हमारे ऊपर मिसाइल चलाएगा भी तो वो बाहर की बाहर ही फूट जाएगी और वो अंदर तक भी नहीं आ पाएगी। तो प्रॉब्लम ये थी कि आखिर उस कवच के पासवर्ड को किस हार्ड डिस्क में रखा जाए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई हार्ड डिस्क नहीं बनी कि उसे हैक ना किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग की और उस पासवर्ड को उन्होंने एक दिमाग में फिट करने का सोचा, और वो दिमाग था प्रिया का। प्रिया के दिमाग में उन लोगों ने पासवर्ड को फिट कर दिया था। तो इसी वजह से मास्कमैन के लोगों ने प्रिया को यहाँ पर उठा लिया था। लेकिन यहाँ पर फ्रेडी को मालूम चलता है कि प्लानिंग दरअसल में कुछ और है, क्योंकि जो विलन है वो चाहता है कि फ्रेडी और रॉकी यहाँ पर आए। इसलिए तो उन्होंने पार्सल से ट्रैकिंग डिवाइस नहीं हटाई थी। जिसके बाद फ्रेडी कैमरे में देखकर यहाँ पर उस मास्कमैन को वार्निंग देता है कि हम उससे नहीं डरने वाले हैं। और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ है और हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सारी वीडियो जो है वो मास्कमैन भी देख रहा होता है। अब फ्रेडी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए अटैक होने से पहले ही वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे अब ढेर सारी गाड़ियां लग चुकी थी। लेकिन पैम, मीसा और प्रिया को किसी तरह से सेफली रूप से वो वहां से निकाल देते हैं और ये लोग उन विलनों से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी जो है वो दोनों ही मिलकर उन लोगों से लड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं। लेकिन आखिर में उन दोनों को मास्कमैन के लोगों ने पकड़ लिया था और चाकू की नोक पर यहाँ पर मास्कमैन उनके सामने आता है और वो उनसे कहता है कि अक्सर दुश्मन के पीछे कोई पुराना दोस्ती होता है। और यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है एक चेहरा, और वो चेहरा सामने आता है कबीर का। तो कबीर का चेहरा जब फ्रेडी और रॉकी देखते हैं तो वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। दरअसल वो लोग कबीर को पहले से ही जानते हैं और कबीर भी उन्हें पहले से ही जानता है। जिसके बाद कहानी 7 साल पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि कबीर भी इंडियन मिलिट्री फोर्स में हुआ करता था और उसने एक एआई के रूप में क्लोन तैयार किया था। दरअसल यहाँ पर कबीर चाहता था कि इंडियन मिलिट्री से कोई भी जवान अब शहीद ना हो, और अगर कोई शहीद होता है तो वो हमारा क्लोन होगा। लेकिन यहाँ पर वो कुछ हाईटेक क्लोन बनाना चाह रहा था। कबीर चाह रहा था कि उस क्लोन के दिमाग में भी कुछ चीजें फिट हो जिससे कि हम उसे कंट्रोल कर सके और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन इस बात से यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी जो है वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे। बाद में जब वोटिंग की जाती है तो दोनों ही उसके खिलाफ निकलते हैं और यहाँ पर कबीर को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। कबीर की क्लोन बनाने की 15 साल की मेहनत थी और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को काम पर लगा देता है और अब वो ठान लेता है कि वो इस क्लोन को दूसरे देश को बेचेंगे जो कि इंडिया के दुश्मन है। लेकिन ये बात इंडियन गवर्नमेंट को मालूम चल जाती है, जिस वजह से फ्रेडी और रॉकी को उसके अड्डे पर अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी वहां पर पहुंचने के बाद सभी को मारने लगते हैं। आखिर में रॉकी और फ्रेडी जो है वो कबीर को भी मार देते हैं, क्योंकि वो इन दोनों से ही डील करने लगा था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने रॉकी और फ्रेडी को कबीर को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, जिस वजह से इन दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और आर्मी से बेइज्जत करके भी बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि कबीर इन दोनों को बताता है कि जिन लोगों को इन दोनों ने मारा था वो दरअसल में कबीर नहीं बल्कि उसका क्लोन था जिसका नाम था एकलव्य। और कबीर यहाँ पर उन दोनों को एक और सरप्राइज भी देता है। वो उन्हें बताता है कि उसने उन दोनों के भी क्लोन तैयार कर लिए हैं, मतलब कि उसकी फौज पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और अब वो किसी भी वक्त इंडिया को तबाह कर देगा। साथ ही वो यहाँ पर कर्नल आजाद को भी मार देता है और उसने यहाँ से प्रिया को भी अपने कब्जे में करके ले गया था, क्योंकि उसे पासवर्ड पता करना है। तो यहाँ पर कबीर ने आजाद सर को मार दिया था, जिस वजह से फ्रेडी और रॉकी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो अब उन्हें किसी भी हालत में आजाद सर की मौत का बदला लेना है, प्रिया को भी वापस लाना है और तो और उन्हें कबीर को भी अब जान से मारना है, क्योंकि उसने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया था। उनके पास सिर्फ एक दिन का ही समय है, क्योंकि इसके बाद कबीर जो है वो कवच हटाकर इंडिया पर मिसाइल छोड़ देगा और पूरी इंडिया को खत्म कर देगा। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी जो है वो यहाँ पर कबीर के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो बारी बारी से सभी को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि कबीर की एक बहुत ही बड़ी फौज थी। लेकिन यहाँ पर रॉकी और फ्रेडी मिलकर कबीर की फौज को खत्म करने में लग जाते हैं। आखिर में उनकी मुलाकात होती है खुद की ही तरह दिखने वाले क्लोन से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे
और वो उनसे फाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कितना ही मारो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब फ्रेडी और रॉकी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक बहुत बड़े ट्रांसमीटर के पास उन्हें प्लानिंग करके ले जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, जिस वजह से उन क्लोन के अंदर जो भी चिप थी वो जल जाती है और वो यहाँ पर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कबीर ने प्रिया के अंदर से जो पासवर्ड था वो बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद उसने इंडिया की तरफ मिसाइल छोड़ना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अब कवच पूरी तरह से इंडिया के ऊपर से हट चुका था। जिसके बाद रॉकी और फ्रेडी मिलकर कबीर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कबीर अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो यहाँ पर उसे लड़ने के लिए तो आए थे, लेकिन कबीर यहाँ पर उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और अब उसके सामने वो दोनों कुछ भी नहीं बचे थे। तो बहुत पिटने के बाद यहाँ पर कबीर जो है वो रॉकी और फ्रेडी का ईगो हर्ट कर देता है, जिस वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर यहाँ पर कबीर को जान से मार देते हैं। अब एक आखिरी काम उन्हें ये करना था कि उन्हें किसी तरह से उस कवच का पासवर्ड पता करना है, जो कि कबीर ने हाल ही में बदल दिया है। तो 2 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद उन्हें याद आता है एक पासवर्ड, और वो पासवर्ड था एकलव्य। वो डालने के बाद इंडिया के ऊपर फिर से कवच लग जाता है और जो मिसाइल इंडिया के ऊपर छोड़ी गई थी वो सारी मिसाइल कवच में टकरा कर फूट जाती है, मतलब कि वो अंदर नहीं आ पाती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और प्रिया, फ्रेडी और रॉकी जो है वो उस पूरे के पूरे अड्डे से बाहर निकल आते हैं सेफली रूप से। तो दोस्तों, पहले पार्सल पर अटैक, फिर फ्रेडी और रॉकी के बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने का मिशन और फिर पार्सल तक पहुँचने का मिशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा तेजी से भागता है। यहाँ तक कि फिल्म की नायिका कैप्टन मीसा और जीनियस टेक्नीशियन पैम के डायलॉग भी दोनों ने बिना सांस लिए लगातार बोलने पर काफ़ी मेहनत की है। कहानी असल में सेकंड हाफ से शुरू होती है, जब इसमें साइंस फिक्शन का तड़का लगता है और पता लगता है कि खूंखार मास्कमैन कबीर कौन है और क्यों देश से बदला लेना चाहता है। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग और कई एडवांस सुरक्षा तकनीक की बात करती है, लेकिन उसके पीछे रिसर्च की कमी साफ दिखती है, जिसमें ये बात हवाई लगती है। और अली अब्बास जफर ने ईद रिलीज के लिहाज से फिल्म को भव्य बनाने और दर्शक को लार्जर देन लाइफ वाला सिनेमैटिक अनुभव देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पर्दे पर कुछ नया नहीं रच पाए हैं। एक्शन सीन्स भी ऐसे नहीं है जो पहले ना देखे गए हों। बात करें एक्टिंग की तो अक्षय कुमार अपने चित अंदाज में दिखते हैं, टाइगर श्रॉफ अपने कॉमिक जोक्स से प्रभावित करते हैं और मानुषी चिल्लर को कुछ अच्छे एक्शन सीन्स मिले हैं, लेकिन उन्हें अपने एक्सप्रेशन पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। आलिया ऐप का काम ठीक ठाक है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमार नेगेटिव भूमिका में सब पर भारी पड़े हैं। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय और टाइगर की केमिस्ट्री कुछ जगह पर फन थी, दोनों ने सही एक्शन किया है, कुछ कॉमेडी पंचेस भी काम करते हैं। उनके अलावा मानुषी चिल्लर ने कैप्टन मीसा का रोल किया है, उन्होंने अपने डायलॉग एक एक्सप्रेशन और एक टोन के साथ बोलते हैं, लेकिन थोड़ी तो कमी थी। बाकी आलिया एफ एक टैग के मामले में इन लोगों की मदद करती है। उनके किरदार को पहले सीन में जैसा दिखाया गया वो आगे भी फिल्म में उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। सोनाक्षी सिन्हा के हिस्से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं आया। बाकी पृथ्वीराज सुकुमार को ऊपर बहुत खर्चा किया गया है, उनके विलन को मोटिव दिया, बस फिल्म उसके जुनून की गहराई में उतरने में इच्छुक दिखती है। भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकर से बस इतनी सी बात कहना है कि अगर आपको अपनी फिल्म पर यकीन था तो इसकी लंबाई से समझौता नहीं करना चाहिए था। क्लाइमैक्स इतना खटखट होकर निकलता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। इसके बाद एक लाइन का मोनोलॉग आता है और पिक्चर खत्म। क्रेडिट आ रहे हैं, लोग अपने सीटी से उठ रहे हैं, इस बात पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है कि पोस्ट क्रेडिट में मेकर ने 2 गाने चिपकाकर अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली है। उनका ऐसा ही रवैया फिल्म के बाकी गानों को लेकर भी था। वो गाने जिसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे और विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया। और अली अब्बास जफर का डायरेक्शन एवरेज है। स्क्रीन प्ले पर उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। उनके पास स्टार पावर थी, लेकिन कहानी वो उस हिसाब से नहीं बुन पाए। सूट जितना शानदार कहानी में अगर उस हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न डाले जाते तो और मजा आ जाता।
फिल्म में जबरदस्ती तकनीकी शब्द ठूसे गए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं और फिल्म के टॉपिक बड़े घिसे पिटे से लगने लगते हैं, जैसे देश की सुरक्षा में खतरा बनना, पहले आर्मी से जुड़ा रहना एक विलन का, फिर चीन पाकिस्तान का खतरा और देश की रक्षा करते हीरो। कभी इंटरटेनमेंट का जिन उगलने वाला ये प्लेटिनुमा चिराग इतना घिसा जा चुका है कि अगर इसमें सच का आज्ञा पालन जिन होता तो वो एक और बार घिसने पर वो भी निकलने से इनकार कर देता। और एक अच्छी मसाला एक्शन फिल्म में सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है: ठीक ठाक प्लॉट, नया क्रिएटिव एक्शन और स्वैग ह्यूमर की मजबूती से संभाल लेने वाला हीरो। मगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन तीनों में से कुछ भी नहीं दे पाती है। स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग तक की कमजोरी राइटिंग महंगे बजट की इस शिप में बहुत बड़ा छेद साबित हुआ है। कॉमेडी के किंग कह रहे अक्षय कुमार से आपको कोई ऐसा पंच नहीं सुनने को मिलता जो थोड़ी देर दिमाग में ठहर कर हंसी दिला दे। टाइगर श्रॉफ का किरदार फिल्म में नॉन सीरियस बातें करने वाला है, मगर उनसे भी टेररिज्म में नेपोटिज्म जैसा रूखा सूखा पंच ही निकल पाया है। और पहले की फिल्मों में जैसे हम देख चुके हैं वैसा ही देखने को मिलता है, जैसे एक्शन में 108 बार धमाके के आगे टहलते हीरो हैं, ड्राइविंग सीट पर 2 लोगों की फ्लाइट में डोलती गाड़ी, स्लोप पर बाइक चढ़ाकर हेलीकॉप्टर, गुंडों के साथ क्लोज फाइट में एक हाथ से चाकू छोड़कर दूसरे हाथ में पकड़कर घूप देना ही शायद अब एक्शन फिल्मों की नियति बची होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को सबसे बड़े बजट से सबसे बोरिंग फिल्म के किसी कंपटीशन में दावेदारी पेश करनी चाहिए। इस फिल्म के साथ यहीं पर न्याय हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।